जरूरत है। तो आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मानक गुप्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट में आपने भारी भरकम शब्द सुने होंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं सुनी होंगी, बड़े बड़े प्लान सुने होंगे, मोटी मोटी रकम का जिक्र भी इस भाषण में निर्मला सीतारमण ने किया। करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया। आमतौर पर लगभग 80-90 मिनट का ही भाषण होता है, इस बार भी उतना ही भाषण हुआ है। एक बार तो याद होगा 2 घंटे 20 मिनट का 22 मिनट का भाषण वित्त मंत्री ने दिया था, लेकिन आज के भाषण में 1.5 घंटे में कोई भी बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया है। क्या इस किसी भी बड़े ऐलान की गैर मौजूदगी ये इशारा करती है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर वो चल रही है बिल्कुल उसी रास्ते पर उसी रफ्तार से चलने की जरूरत है। इसीलिए कोई बड़ी घोषणा इस बार इस बजट में नहीं की गई है। आम आदमी या फिर खासतौर से मिडिल क्लास के लिए बुरी खबर कह सकते हैं, टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शेयर बाजार भी बजट पर जो रिएक्शन दे रहा है वो थोड़ा सा नकारात्मक सा ही लग रहा है, क्योंकि शायद उम्मीदें होंगी बाजार को और बड़ा ऐलान नहीं हुआ, इसीलिए बाजार भी थोड़ा सा नीचे आया है। टैक्स स्लैब में एक बार फिर से इसी पर लौट रहा हूं, क्योंकि सबकी दिलचस्पी इसी में रहती है। इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं, उसका जिक्र तक नहीं, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि पिछली बार सरकार ने 12 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री कर दी थी। सीधे 3-4 लाख रुपए का एक बड़ा ऐलान किया था, और इसीलिए सरकार को ऐसा लगता है कि फिलहाल टैक्स के ब्रैकेट में, टैक्स के स्लैब्स में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने बताया, बाजार भी, मार्केट्स भी, शेयर बाजार भी आज के बजट पर नेगेटिव सी ही प्रतिक्रिया फिलहाल दे रहे हैं। हो सकता है शाम तक ये बाजार फिर से उसी स्तर पर आ जाए, लेकिन सबसे पहले जो रिएक्शन है बाजार का वो ये कि करीब 2000 पॉइंट्स की गिरावट शुरुआत में देखी जा रही है शेयर बाजार में। मेरे साथ यहां स्टूडियो में कशिश गुप्ता और रुचिका भगत हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इकोनॉमी पर भी नजर रखते हैं। पहले रुचिका, आपका क्या रिएक्शन है बजट पर? देखिए, बड़ा ना एंटिसिपेटेड बजट था। एक्सपेक्टेड था कि इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और विज़ चेंज आया भी नहीं इनकम टैक्स में। अगर आप देखें तो आम आदमी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। मे बी लास्ट टाइम सरकार ने इतने बेनिफिट्स दे दिए थे कि इस बार उन्होंने गुंजाइश रखी ही नहीं बेनिफिट्स दे देगी। बट हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ चेंजेस है। टीसीएस में अगर इंडिविजुअल की बात करूंगी तो इंडिविजुअल को जो बेनिफिट आया, एक राहत यह है कि जो ITR 1 और 2 है उनकी डेट तो 31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की, मगर जो नॉन ऑडिट और ट्रस्ट के लिए उनकी जो डेट है वो उन्होंने बढ़ाकर 1 महीने बाद 31 अगस्त कर दी है। एक बेनिफिट ये दिया है। इसके अलावा एक बड़ी चीज एंटिसिपेटेड थी इस बजट से, वो ये था कि इस बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो ठीक होगा। जो क्लॉक्स हैं, जो इतने हमारी फाइलिंग हो रखी है केसेस की, जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, उसके ऊपर सरकार ने एफर्ट्स लिए हैं इस बार, रैशनलाइज की हैं पेनल्टीज। डिटेल्स तो ऑब्वियसली बाद में आएंगी, बट हाँ, रैशनलाइजेशन की, असेसमेंट के अंदर चेंजेस लेके आए हैं, बट वो डिटेल्स अभी बाद में जब आएंगे तो हम उसको देखेंगे। एक जो एडवांटेज दिया है वो टीसीएस के अंदर दिया है, 5% से टीसीएस 2% कर दिया। चाहे आप मेडिकल टूर में है, चाहे एजुकेशन के अंदर है, चाहे आप वैसे ही टूर के लिए जाते हैं। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम की जो रकम है वो भी इनकम टैक्स इंटरेस्ट जो है उसका एग्जाम्प्ट कर दिया, बिल्कुल इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया। ओके, तो मोटे मोटे ये इंडिविजुअल, एक आम आदमी की बात करूंगी तो आम आदमी के लिए यही रहा था। ओके, कशिश, आपको क्या लग रहा है? क्या आपके हिसाब से बड़ी बातें क्या है बजट की, जितना आपने सुना समझा आम आदमी के लिए? देखिए मानक जी, इस बजट में एक चीज तो बड़ी साफ हो गई है कि मोदी सरकार जो है वो दूरदर्शिता की तरफ जा रही है। वो हमने जब इकोनॉमिक सर्वे भी देखा, उसमें भी कहा गया कि हम फ्रीबीज की तरफ या शॉर्ट टर्म नहीं देख रहे, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो देखने में शायद लग सकता है कि ये आम आदमी के लिए बजट नहीं है, पर अगर इसको डीपली थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें, तो आम आदमी का ही बजट है। क्योंकि जब स्पीच स्टार्ट हुई थी तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम 3 चीजों पे काम करेंगे। सबसे पहला, एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमी, एक्सिलरेट करना, उसे सस्टेन करना। दूसरा, पीपल जो एस्पिरेशंस है उन पे काम करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, लोगों को एक सेल्फ रिलायंट बनाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास। तो ये चीजें शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकती। अगर ये जो 12 लाख करोड़ कैपेक्स किया है, सरकारी खर्चा जो बढ़ाया है 12 लाख करोड़, ये इसीलिए किया है क्योंकि वो वित्त मंत्री जो शुरू में कह रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है और जारी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म की अगर चीजें बात करें कि जो डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी को जा सकता था, वो पिछले साल के बजट में हमने इनकम टैक्स के थ्रू दिया, और फिर साल के बीच में जीएसटी के जो रेट के रैशनलाइजेशन हुए थे वहां पे भी किया।
तो हम बहुत बड़ी उसमें उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को एक बार पैसा दे दिया जाए या फिर मेरे को इतना कैपेबल बनाया जा सके कि मैं खुद पैसा कमा लूं। तो गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि हमारे जो देश का आम आदमी है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ एक अपना सुझाव दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पॉलिसी तो बना दी, पॉलिसी बन गई, हम एक लैग करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है इसका? अगर हम देखें तो स्टार्ट में मैन्युफैक्चरिंग की बात की, एमएसएमई की बात की, बायोफार्मा की बात की, सेमीकंडक्टर की बात की, रेयर अर्थ की बात की, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा इक्विपमेंट्स की बात की, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बात की, हेल्थ की बात की, डिफेंस की बात की। मतलब मैं तो सरप्राइज था कि इतने सारे बोले जा रहे थे हमारे वित्त मंत्री कि खत्म ही नहीं हो रहा था। और हमारा जो बाजार था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब वो गिरावट का कारण ना तो टैक्स है ना बाकी रिफॉर्म्स है। गिरावट का कारण है कि हमने जो एसटीटी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसमें बढ़ोतरी की है। कहां पे? ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में। और उसके पीछे भी एक सोच है। हम जब ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे एक पहले ही डिस्क्लोजर आता है कि मोर देन 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स फेस लॉसेज इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग्स। तो शायद उसके लिए एक स्टेप लिया इन्होंने कि वहां पे जो छोटा निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए उसकी तरफ जाने के लिए। ठीक है, ओके। अब सब जगह आप देख रहे होंगे, बार बार सोशल मीडिया पर भी 12 लाख करोड़ से ज्यादा की जो रकम सरकार खर्च करेगी, केपेक्स उसे कहा जाता है, वो कहां खर्च होगी? क्योंकि सरकार जब खर्चा करती है अपनी तरफ से तो वो मोटे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा खर्चा करती है। मेट्रो बनाएगी, पुल बनाएगी, रोड्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, पोर्ट्स, वाटरवेज बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, और इसके अलावा एनर्जी का जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें पैसा जाएगा। डिफेंस कैपिटल स्पेंडिंग में भी आता है ये कैपेक्स का खर्चा। मोटे तौर पर इसका फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचता है कशिश? जब 12 लाख करोड़ ये सरकार खर्च करेगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो तो फायदा हो गई, पर क्या इससे आम आदमी तक भी इसका खर्चा बिल्कुल इनडायरेक्टली भी पहुंचता है? बिल्कुल जाएगा। देखिए, जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेस सेक्टर्स है, वो बहुत जरूरी है। जब हमारा एमएसएमई ग्रो करेगा, एमएसएमई बेहिचक अपना बिजनेस करेगा, बिजनेस बढ़ाएगा, तब रोजगार भी उत्पन्न करेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो हमारा जो आम आदमी है उसको रोजगार मिलेगा। बेसिक जोर किस तरह था कि कंजम्पशन बढ़ाया जा सके। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो पैसा वापस सर्कुलेट होगा हमारी इकोनॉमी में। जब वो पैसा वापस सर्कुलेट होगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, आय भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम स्पेंडिंग पे देखें। और अच्छी मुझे बात लगी कि उन्होंने बात की कि 12 लाख करोड़ का हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे देश में बहुत जरूरत है। और तभी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तभी हम एफडीआई भी ला पाएंगे। बिल्कुल सही। विदेशी जो कंपनियां हैं उनका हम हौसला बढ़ाएंगे कि हाँ, हम इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर वो फ्रीबीज ना देके वो पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रही है, अपनी इंडस्ट्रीज पे लगा रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है, इतने सारे सेक्टर्स की बात की है, फ्यूचरिस्टिक है। हमने देखा कितनी जगह उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की, जितने भी क्षेत्र बात किए उसमें एआई और टेक्नोलॉजी की बात की। तो एक फ्यूचरिस्टिक सोच है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हौसला दिया है। हाँ, सही बात है। मार्केट क्यों ऐसे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है? ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। मतलब आप देखिएगा कल परसों में अल्टीमेटली जब बजट आता है तो अभी हम सुन रहे हैं पर बहुत अच्छे से उसको डिटेल में समझ नहीं रहे हैं। मे भी जब उसको फाइन प्रिंट आएगा, पढ़ेंगे, तब समझेंगे। एग्जैक्टली, जब हम उसको समझेंगे तो उसके बाद जब लोग एनालाइज करेंगे कि अल्टीमेटली ये एडवांटेजेस है, मे बी नॉट इन शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्ग टर्म। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार के बजट में बहुत बड़ी घोषणा इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि इस बार कोई बड़ा चुनाव नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव तो है और वो बिल्कुल सिर पर है, अप्रैल मई में होने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मालगाड़ी के लिए एक नया फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के डानकुनी में अनाउंस किया गया है, ये शायद चुनाव से लोग अक्सर जोड़ते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि इस बार जो घोषणाएं हुई हैं केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और 3-4 राज्यों में ये रेयर मेटल अर्थ जो है, दुर्लभ खनिज, इसके लिए विशेष कॉरिडोर बनाने का भी अनाउंसमेंट किया गया। लोग इसको भी चुनाव से जोड़ रहे हैं क्योंकि इस बार यहाँ 4-5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है, आपको भी पता है, वहां कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें चुनाव देखते हुए कोई घोषणा नहीं करती है, जरूर करती है, लेकिन इस बार कोई बड़ा चुनाव नहीं है। और इसीलिए आप ये मान सकते हैं कि ये जो टैक्स के स्लैब्स में बदलाव नहीं किया गया है, हो सकता है इसलिए भी नहीं किया गया। ठीक कह रहा हूं ना? पिछली बार अगर आप देखें जब बजट आया था तो बिहार के अंदर और हैदराबाद वहां पे चुनाव थे, तो सारे लोग उसको कोरिलेट कर रहे थे बिहार से और हैदराबाद से। नहीं, शायद दिल्ली के चुनाव से पहले आया था। दिल्ली के भी थे। पिछली बार का बजट जो था वो दिल्ली के चुनाव से पहले आया था। बजट भी था आपका जो इससे था
बिहार में जब उन्होंने एडवांटेज दी थी बहुत सारे नहीं, बिहार में तो अभी चुनाव हुआ है। पिछला जो बजट था वो तो दिल्ली के चुनाव से पहले जीएसटी के चेंजेस, जीएसटी चेंजेस की बात कर रहे हैं। यस यस ओके, तो मोटे तौर पर इस बार के बजट में जो बड़ी बड़ी बातें हैं, देखिए क्या महंगा क्या सस्ता, वो बातें पुरानी हो गई, और वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर 90% चीजों के दाम तो जीएसटी काउंसिल तय कर देती है, और वो हर महीने मीटिंग करती है, उसी में थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होना होता है चीजों के दाम हो जाते हैं। मोटे तौर पर 10% जो चीजें बचती हैं उनके दामों की घोषणा या उस पर जो असर आता है वो बजट में होता है। क्या चीजें विदेश से आएंगी, कच्चा माल या फिर बनी हुई चीजें, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस पर सरकार बजट में अनाउंसमेंट करती है। इस बार बहुत सारी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं। सरकार ने यह जरूर कहा है कि कैंसर की 17 दवाइयां, इन पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हट जाएगी। आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है, 3 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का अनाउंसमेंट सरकार ने इस बजट में किया है। और मोटे तौर पर सरकार ने जो 3 विजन बताए अपने इस बजट में, एक रफ्तार, स्पीड, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति तेज करना, दूसरा कैपेबिलिटी, क्षमता, लोगों को काबिल बनाना ताकि वो खुद भी आगे बढ़ें और सरकार की देश की जो विकास की रफ्तार है उसमें अपना योगदान भी दे सकें, और तीसरा हर परिवार के पास कमाई के संसाधन और मौके हों ताकि वो खुद भी अपना ख्याल रख सकें और जब खर्च करें तो देश की विकास की रफ्तार में भी अपना योगदान दे सके। आप कुछ कह रहे थे कौशिक जी? मैं कह रहा था कि जब हमने बात करना शुरू किया था तब आपने बोला था कि 2000 अंकों की सेंसेक्स में गिरावट आई, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 2000 अंकों की गिरावट 1050 अंकों की हो गई है। हाँ। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखना होगा। ये तो एक सेंटीमेंट होता है, हमारा मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, और जैसे ही वो एसटीटी का प्रोविजन आया धड़ाम से मार्केट गिरा। हाँ, अब ये शैलेश हरिभक्ति मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से लाइव, शेयर बाजार पे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। शैलेश, सुन पा रहे हैं मुझे? ये इतना ऐसा रिएक्शन, पैनिक रिएक्शन लग रहा है क्या बजट पर मार्केट का? 2300 अंक डाउन है, निफ्टी भी डाउन है, ऐसा क्यों? बिल्कुल इमीडिएट, बिल्कुल पैनिक रिएक्शन था, और जैसे आपने कहा पूरी तरह से ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इस बजट में जो फैंटास्टिक संशोधन किए गए हैं वो इतने अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, विकसित भारत के लिए इतने महत्व के हैं कि हमें ये टेम्पररी चीज को नजरअंदाज करके लॉन्ग व्यू लेना चाहिए। Okay. और लॉन्ग व्यू ये है कि 12.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पब्लिक सेक्टर से, और क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बजट को इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट कहना चाहिए। ओके, आपको लगता है ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो 0.2% से बढ़ाकर 0.05% किया गया है, 0.02 से 0.05, उसका भी रिएक्शन है क्या ये मार्केट में? बिल्कुल वही रिएक्शन था, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाए कि अगर एक ही चीज से पूरी डेफिसिट को ठीक करना है, कहीं न कहीं से जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ा के छोटा सा खर्चा बढ़ा के हो सकता है, ये बहुत ही तेज दिमाग की देन है कि उन्होंने सिर्फ एसटीटी को छुआ है, बाकी कोई टैक्स में फेरबदल नहीं है। एसएससी पे ट्रस्ट बढ़ा दिया है, जो भी पेनल्टी प्रोविजंस थे उसको फाइन में बदल दिए हैं, और ट्रस्ट का पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस बजट से, पर्टिकुलरली कस्टम्स में, और जो निर्यात हो रहा है और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इतनी बढ़िया तरीके से संशोधन किए गए हैं इस बार बजट में, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, और गोल्ड और सिल्वर में जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, फ्लक्चुएशन क्या मतलब, इतना भारी उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको उम्मीद थी कि इस बजट में उसे कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? शैलेश जी, बजट से उस पे कोई कंट्रोल नहीं आ सकता, ये मार्केट फोर्सेस की बात है। अगर डॉलर गिरने की तगार पे जब था, वो बढ़ने लगा, तो गोल्ड कम ही होना था। उसमें तो ये ग्लोबल फोर्सेस हैं जिसमें हमारे इंडियन मार्केट या इंडियन बजट का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। नहीं, कुछ खबरें ऐसी चल रही थी पिछले 5-7-10 दिनों से, 15 दिन से, कि कस्टम ड्यूटी जो है गोल्ड और सिल्वर पर, उसे कम किया जा सकता है।
उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग जो गोल्ड सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंकें गोल्ड खरीद रही है। इंडिविजुअल्स जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो कोई परसेंटेज नहीं बनता। जो ज्यादा खरीद हो रही है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कर रही है। जब लोगों को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज क्रिएट करनी होती है उसमें हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बजट के विषय से गोल्ड या सिल्वर पे कोई प्रभाव हो सकता है। ठीक है, आपके हिसाब से सबसे बड़ी 3 बातें, एक तो आपने कहा कोई 12 लाख change करोड़ नहीं का किया जो गया है कैपेक्स है, उसमें, सरकारी वही। खर्च, वो एक बड़ी बात है। उसके अलावा और 1-2 पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या है, मेजर पॉइंट्स इस बजट के? सबसे बढ़िया चीज ये है कि एसएससी पे ट्रस्ट ज्यादा हो गया है। जो भी हम तय करते हैं एडवांस रूलिंग के जरिए या किसी भी तरह से टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ के हम जो लेते हैं कंक्लूजन, उसका एज बढ़ा दिया है, 3 से 5 साल कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोग अपना काम 3 से 5 साल के फ्यूचर को देख के काम कर सकते हैं और ये इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है निवेशकों का, और लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उन पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा। मुझे लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पे होगा। उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने अपनी स्पीच में, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि डिसइन्वेस्टमेंट पे काफी काम होगा। ओके, शैलेश जी, अब देखिए ये तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई हैं इनकम टैक्स के स्लैब्स में, लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, आपको लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं? जैसे जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनको इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स में वो जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें उनको थोड़ी सी राहत दी गई है। पहले 5% कर सकते थे, अब 10% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी स्कीम है कि जिसके थ्रू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं वो बाहर से यहां निवेश कर सकते हैं अपनी स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड कंपनीज में। और सबका जो लिमिट था वो बढ़ा दिया गया है काफी बड़ी मात्रा से, 5 का 10 हो गया और ओवरऑल लिमिट 24% कर दिया। तो उससे काफी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये सब जब फैक्टर होने लगेगा तो स्टॉक मार्केट का रवैया भी बदलने लगेगा। ओके, और इस समय एक और ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शैलेश जी, आप नहीं देख पाएंगे, मैं अभी आपको बताता हूं। स्कीम गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हुई है। बीएसई ने सर्किट लिमिट लागू कर दी है क्योंकि सोना खरीद और बेचने पर सर्किट लागू हो गया है। सोना चांदी ईटीएफ पर 20% का सर्किट लिमिट लागू हो गया। क्या मतलब है इसका, शैलेश जी समझा सकते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है इसमें, क्योंकि रैंप अप भी उतना ही जल्दी हुआ था। सिल्वर के दाम डबल हो गए थे, अब डबल होने से अभी गिरने लगे हैं, संतुलन पे आने लगा है। इसलिए लोअर सर्किट जैसे स्टॉक मार्केट में होती है वैसे गोल्ड मार्केट में ईटीएफ में भी कर दी, क्योंकि निवेशक तो वही थे जिन्होंने 10% अपना एलोकेशन गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में किया होगा। उनको बचाने के लिए ये सर्किट लगी है ताकि मार्केट फोर्सेस रिएक्ट करके उसको इंटीग्रेट कर सके। तो उसमें दिस इज अ नॉर्मल नेचुरल मार्केट रिस्पॉन्स टू वॉलेटिलिटी। ओके, ईटीएफ मतलब वही ना, डिजिटल गोल्ड खरीदने की जो स्कीम होती है, उसका जो ऑप्शन होता है, एक तो फिजिकल होता है, एक डिजिटल होता है। शैलेश जी, हाँ वही मैंने जो हाँ तो ईटीएफ में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड या जो ईटीएफ बना रहा है उसको गोल्ड खरीद के उसको बैक करना पड़ता है। करेक्ट। तो उसका जो आर्बिट्राज है बिटवीन ईटीएफ एंड स्पॉट गोल्ड, उसमें बहुत फर्क आ गया था। तो इसलिए अभी स्पॉट इतनी मात्रा में गिर नहीं रहा है, सिर्फ ईटीएफ गिर रहे हैं, इसलिए सर्किट लगाना पड़ा। ओके, अब मेरे साथ दिलीप चेरियन जुड़ गए हैं, जाने माने इमेज गुरु हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी हैट्स पहनते हैं, कभी कभी कलरफुल चश्मा भी पहनते हैं, कभी कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वायरल भी हो जाते हैं। जरा दिलीप को स्क्रीन पर लाइए। हाउ आर यू दिलीप, क्या हाल है, कैसे हैं आप? थैंक यू, गुड टू सी यू।
सी बजट के संदर्भ। अगेन एक बार फिर से एकदम फंकी सा चश्मा पहनकर आए हैं दिलीप चेरियन, अपने इन चश्मों के लिए मशहूर हो गए। तो आपके इन चश्मों से बजट कैसा दिख रहा है दिलीप? मुझे लग रहा है कि बजट हमें स्टॉक मार्केट के जो रिएक्शन है उससे उस तौर से नहीं देखना चाहिए। जो निर्मला सीतारामन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें इस वक्त दिख रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे उन्होंने काफी एफर्ट करके, कोशिश करके, मेरे ख्याल में उस पाथ पे ही देश को रखने का सिग्नल दिया है। एक दूसरी चीज ये है कि ये जो हम छोटे छोटे स्कीम्स देखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट ऑफ स्कीम्स जो पार्लियामेंट में क्लैपिंग के लिए जेनरेट किया जाता है, उसके बारे में हम उसके बाद कुछ सुनेंगे नहीं। काम चलेगा, कहीं नहीं चलेंगे, उससे देश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देश को दो चीजें से मुझे इस वक्त फर्क लग रहा है। एक, इसमें कुछ खास एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। जो भी एफर्ट्स है उस और के तरफ कुछ मेजर स्कीम्स या टैक्स कंसेशंस जिससे कंपनीज ज्यादा लोगों को डिप्लॉय करने का कोशिश करेंगे, वो नहीं है। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट्स पे जितना भी ध्यान दिया है, सर्विस एक्सपोर्ट्स और बाकी एक्सपोर्ट्स, उससे रुपी पे क्या फर्क पड़ेगा और इंडियन फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सचेंज रेट है उससे इंडिया वर्सेस अदर करेंसीज इंडियन रुपी में फर्क पड़ेगा कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। ये मेरा इनिशियल कमेंट्स है मानक। और गोल्ड सिल्वर पे भी लगे हाथों आपका कमेंट हो जाए, क्योंकि दुनिया भर में इसी की चर्चा हो रही है आजकल। पता नहीं गोल्ड सिल्वर के रेट कहां जाएंगे, फिर अचानक एक दिन में 50,000 1 लाख रुपए गिर जाते हैं। आज भी देखिए लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। देखिए, गोल्ड और सिल्वर इसलिए इस वक्त इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि दो चीजें, इंडियन एक्सचेंज रेट और दूसरी चीज डॉलर पे अनसर्टेनिटी। ये दोनों कारण के लिए ये प्रेशियस मेटल्स पे जो इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, वो इस कारण से है। ठीक है, ओके। एंड उससे ज्यादा बोलने से दिलीप बच रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है इस समय कुछ बोलना ठीक नहीं है। एक कमेंट आपका कशिश, जैसे मैं पहले कह रहा था इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन छोटी छोटी घोषणाएं में जैसे जैसे आ रही है पढ़ रहा हूं, फाइन प्रिंट हमारे पास अब जैसे जैसे आ रहा है। जैसे मैंने अभी शैलेश से पूछा था, जो इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उनको अब इक्विटी में जो वो इन्वेस्ट कर सकते थे उसको बढ़ाया है, 5 से 10% किया है। फिर वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वाला जो है उसमें टीडीएस जो था उसको हटा दिया गया है। फिर ओवरसीज टूर प्रोग्राम, जो विदेश घूमने लोग जाते हैं, उसमें जो टीसीएस है वो 5% से 2% किया है, 2% किया है जी। 5 और 20% लगता था, वो 2% किया है। फिर जो टीसीएस है एजुकेशन और मेडिकल पर्पजेस के लिए जो लोग विदेश मेडिकल इलाज कराने जाते हैं या पढ़ने अपने बच्चों को भेजते हैं, उनका जो टैक्स है वो भी घटाकर 5% से 2% किया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में एलआरएस में 5 to 2%। फिर सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज, उस पे जो टीडीएस है, क्लैरिफिकेशन है, हाँ, वो भी 1% कर दिया गया है। तो ये छोटे छोटे जो बदलाव हैं, ये भी मुझे लगता है ये माइनर ट्वीकिंग है ना, ये तो। पर इससे लेकिन हो सकता है जो लोग इसके दायरे में आएंगे उनको काफी फायदा हो जाएगा। हाँ, देखिए ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो माइनर इम्पैक्ट देते हैं, और एक आम आदमी का जो एक्सपेंडिचर है, जैसे हम सभी चाहते हैं कि विदेशों में जाके एजुकेशन ले, हायर एजुकेशन ले। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कोई कमी है, बट एक हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं कि बाहर भेजा जाए। तो वहां पे जो टीसीएस लगता था, बाहर घूमने जाते थे टीसीएस लगता था, अल्टीमेटली वो टीसीएस क्या है, आपको जो टैक्स देना है बाद में जाके उसमें से कुछ पोर्शन अभी रख लिया है, एडवांस में रख लिया है। हाँ। अब अगर आपका टैक्स बनेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसमें से, अगर नहीं बनेगा तो वो वापिस आ जाएगा। तो वहां पे जो ये माइनर साल भर के लिए पैसा तो आदमी का ब्लॉक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए उसने जो कम किया है कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा ही उससे। हाँ बिल्कुल, तो वो रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस आए हैं, और बाकी तो जब फाइन ट्यूनिंग उसको पूरा पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। अब सारी बातें तो वो यहाँ पे टीवी पे नहीं बता सकती निर्मला सीतारमण जी, सारी बातें तो पढ़ नहीं सकती। अब कुछ मैट के प्रोविजंस में भी आया है, 15% से 14% किया है। क्लाउड सर्विसेज में एक और चीज मैं पढ़ रहा हूं रुचिका, ये है जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करते हैं
अब उसका जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है, बिल्कुल, 31 दिसंबर से दिसंबर था। 3 महीने का और आपको उन्होंने एडिशनल टाइम दिया है। ये बिल्कुल। क्यों दिया गया है? ये तो मेरे ख्याल से एक बेनिफिट ही है एक इंडिविजुअल के लिए। अभी आप 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते थे, उसके बाद अगर आपको रिटर्न भरनी है तो आप अपडेटेड रिटर्न भरते थे। पेनल्टी लगती है उसमें। पेनल्टी लगती थी, 25%, 50%, 75% एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। बट अब आपका 31 मार्च कर दिए तो एक बेनिफिट है, आपको 3 महीने एडिशनल दे दिए, बिना आप अपडेटेड रिटर्न फाइल किए अपने रिटर्न रिवाइज कर हाँ, सकते हैं। यानी लोगों को अगर बाद में लगता है कोई गलती हो गई या फिर Exactly. जानबूझ के कुछ गलत कर दिया तो बिना पेनल्टी के आप उसे कुछ रिवाइज छूट करके गया है, कुछ गलती कुछ हो छूट गई गया है तो कुछ भी वो रिवाइज कर सकते हैं। उनको एक बेनिफिट दे दिया गया इसके अंदर। इसमें मेरा एक टेक है, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट क्या करती थी कि अपनी खामियां तो छुपाती है। हाँ। तो टैक्स के जो फॉर्म्स है वो इतनी देरी से आते थे कि रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता था। ओके। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने मार्च से दिसंबर ले आए, फिर जब दिखा कि परेशानियां आ रही हैं, डिमांड आ रही है, तो फिर उसे वापस बढ़ा दिया है। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे रुचिका आप बता रही थी ITR 1 और ITR 2 के जो रिटर्न्स थे पहले 31 जुलाई तक दिए जा सकते थे, उनकी अभी भी है। डेडलाइन सेम रखी है 31 जुलाई। लेकिन जो नॉन ऑडिट वाले हैं नॉन ऑडिट ट्रस्ट की जो डेट वो 31 अगस्त हो गया है। 31 अगस्त कर दी, ठीक है। बिल्कुल। अब एक और इसमें मैं चीज पढ़ रहा हूं फाइन प्रिंट में, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है बाय अ नॉन रेजिडेंट उसके TDS पर भी कुछ बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, जब एक नॉन रेजिडेंट जो है वो जब भी प्रॉपर्टी इंडिया में बेचता था तो उसका जो उसका TDS कटता था हाँ। वो हमेशा टैन बेस होता था, मतलब उसको टैन नंबर लेना पड़ता था फिर उसका TDS कटता था। तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था क्योंकि टैन नंबर आने के अंदर हफ्ते से 10 दिन लगता है हमेशा। ओके। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अब उसको टैन बेस नहीं करके पैन बेस कर दिया गया है। जो रेजिडेंट बायर्स का पैन है उसी पे हो नॉन जाएगा। रेजिडेंट बायर्स का पैन है। ओके। ममता रेजिडेंट का पहले ही पैन था, अब नॉन रेजिडेंट का भी पैन कर पैन कर दिया गया। ओके। ममता भी है मेरे साथ, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। ममता, आवाज आ रही है आपको? जी यस, आई कैन हियर यू। रियल एस्टेट के लिए कुछ है आज के बजट में? यस, ये तो ऐसी चीज है, दिल मांगे मोर। ओवरऑल ये बजट जो था वो बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग है। गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स पे फोकस रखा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, AI और अर्बन डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा ही होगा, उन्होंने बताया कि 5 लाख से ज्यादा जहां पे आबादी है वहां पे वो अलग अलग चीजें करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देन रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजट का कैपेक्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस डिमांड को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जब जॉब्स भी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव होगा तो हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट नेचुरली बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है। आई थिंक ये बजट हुआ है, ये स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है, जो NRIs और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो ओवरऑल ये बजट एक्साइटमेंट कम क्रिएट करता है लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड करता है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में वही सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ का बेस होता है। अभी डायरेक्शन तो सही है, एग्जीक्यूशन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब एक और फाइन प्रिंट में पढ़ रहा हूं और उसमें लिखा है कि एक 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम आई है। कशिश, आपका क्या इस पर टेक है कि अगर विदेश में आपके पास कोई फॉरेन एसेट है जी, तो आप 6 महीने में उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? देखिए होता क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक डिस्क्लोजर डाला है इनकम टैक्स रिटर्न में कि अगर आपका इंडिया से बाहर कोई एसेट है तो आप वो डिस्क्लोज कीजिए, इंडिया से बाहर जो इनकम है वो भी डिस्क्लोज कीजिए। अब बहुत से लोगों की इसकी जानकारी कम थी। पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी अवेयरनेस प्लान चलाए और इस बार 31 दिसंबर को जो रिवाइज रिटर्न की डेडलाइन थी उससे पहले भी काफी अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए कि आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर लीजिए। बट स्टिल कुछ शायद कमी रहेगी होगी, लोगों ने रिवाइज नहीं की या लोगों को जानकारी नहीं थी। यहाँ पे एक जानकारी का अभाव भी हो सकता है और एक लोग शायद कुछ ऐसा भी वर्ग होगा जो छुपाना चाहता होगा। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया है कि चाहे आपकी डेडलाइन निकल गई है बट हम एक लास्ट ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि 6 महीने का हम समय दे रहे हैं और उसको भी 2 कैटेगरीज में बांटा है, कैटेगरी A, कैटेगरी B। कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया और कैटेगरी B उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनकम तो डिक्लेयर कर दी बट एसेट नहीं डिक्लेयर किए। अब इसमें देखिए सिर्फ वो लोग नहीं होते जिन्होंने जाके विदेश में बहुत बड़ी संपत्ति बना ली है, कुछ सैलरी क्लास भी होते हैं जिनको अपनी कंपनी से विदेशी कंपनी के शेयर्स मिले हुए हैं। ओके। तो उनको जानकारी ही नहीं होती कि मुझे वो रिपोर्ट करना है
और ऐसे कई केसेस में तो ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इनकम टैक्स का रिफंड भी बन जाता है, तो वो भला कोई क्यों छोड़ेगा? इसलिए छोड़ेगा क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, एक एडिशनल टाइम जो दिया है, तो कम पेनल्टी के साथ उसको फाइल कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, इस बार बहुत सारे इनकम टैक्स के नोटिस आए हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। सरकार ने लिमिट 1 करोड़ बढ़ा दी थी कि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो आपको डिस्क्लोजर करना जरूरी है, बट बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं थी। जैसे आपने भी बताया कि अगर मैं किसी कंपनी की एम्प्लॉय हूं और फॉरेन कंपनी है, मेरे को ईसॉप्स मिलते हैं, मेरा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। फॉरेन कंपनी उसका डीमैट अकाउंट हमेशा फॉरेन में खुलवाती है, और बीइंग अ लेमैन मुझे पता ही नहीं है मेरा डीमैट अकाउंट जो है वो कहीं यूके यूएस में खुला हुआ है, और मैं उसका डिस्क्लोजर नहीं करती। इसके बेसिस पे बहुत सारे नोटिस आए इस बार एम्प्लॉइज को, तो मे भी ये कदम शायद उस रिगार्ड में लिया गया ताकि लोगों को एनकरेज करने के लिए। बिल्कुल कि बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी कार्रवाई के आप disclosure बस कर डिस्क्लोज कर दीजिए अगर फॉरेन कोई एसेट है तो। Exactly. और एक और जो छोटा सा बदलाव है वो मैं ये देख रहा हूं कि रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स के बाद भी टैक्स पेयर्स अपने रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं सिर्फ 10% टैक्स रेट पर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। होता क्या था, अगर आप इस बार देखिए जो हमारा नज सिस्टम है उसके अंदर अगर मेरा केस लगा हुआ है फिर भी मेरे को एक नोटिस आता था कि आप चाहें तो आप अपना टैक्स पे करके इसको इस जो असेसमेंट को खत्म कर दें, बट वो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका असेसमेंट चल रही है तो आप टैक्स पे ही अपडेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकते। बट शायद उस कदम में सरकार का एक ये इनिशिएटिव है कि मतलब रीअसेसमेंट, आपने पहले असेसमेंट किया, फिर आपने रीअसेसमेंट किया, रीअसेसमेंट के बाद भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी रिटर्न फाइल कर सिर्फ 10% देकर। 10% देंगे। Okay. तो एक ईज ऑफ मतलब एक कन्वीनियंस है, एक आप कहेंगे इंडिविजुअल के लिए जिसका असेसमेंट या रीअसेसमेंट। ओके कशिश, एक और चीज मैं देख रहा हूं इसमें, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी जा रही है। पहले सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग के लिए थी, अब मिस रिपोर्टिंग के लिए भी है। जी जी, कि मतलब पहले इनकम आप कम बता रहे थे तो आप बिना पेनल्टी के और बिना प्रोसिक्यूशन के अपने केस को रख सकते हैं। जी, अगेन एक वेलकम। लेकिन अगर आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो तब भी आप आराम से, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो ये जो फ्रेमवर्क इम्यूनिटी का बढ़ाया गया है मिस रिपोर्टिंग के लिए, ये भी ठीक है। देखिए मिस रिपोर्टिंग की अब क्या परिभाषा है वो भी देखने वाला होगा। लास्ट देखिए टाइम कुछ जगह सरकार ने इनकम टैक्स को ईज किया, रेट कम किए। हाँ। इस बार सरकार का एफर्ट था कि जो टैक्स पेयर है उसका एक्सपीरियंस भी जो है वो भी ईज आउट हो जाए, तो शायद उस एक्सपीरियंस को और सादा करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टेप लिया गया। देखिए पिछली बार एक बात भी बोली थी कि विवाद से विश्वास, या फिर हम टैक्स पेयर पे विश्वास करेंगे। एक पिछले साल की अगर आप स्पीच देखेंगे तो उसमें एक शब्द यूज किया था कि विश्वास। हम अब शेयर जो हमारे इनकम टैक्स करदाता है, जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं, उनको एक विश्वास देंगे कि हम आप पे भरोसा करते हैं। तो शायद उसमें एक एडिशनल स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, एक कदम और आगे उसमें बढ़ाया। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं ये छोटे छोटे बदलावों की, तो एक और बदलाव था इनकम टैक्स से रिलेटेड। जी, वो अभी मेरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉल करके बताता हूं। दिलीप कुछ कहना चाह रहे थे। दिलीप आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मुझे 2 चीज कहनी थी। एक तो हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स का जो चेंजेस किए हैं, जो टैक्स पेयर्स के लिए सुविधा है, मुझे लगता है कि हम जो पॉइंट मिस कर रहे हैं ये है कि जनरली फाइनेंस मिनिस्ट्री और सारे गवर्नमेंट को ये फीडबैक टैक्स टेररिज्म के बारे में आया हुआ है, तो इसीलिए वो अब वो जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर्स जो है काफी संख्या में लोग खुल के कह रहे थे कि टैक्स टेररिज्म बढ़ गया है। ये एक बात। दूसरी बात, हमें एक एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो इस वक्त सबसे बड़ा इंक्रीज जो है एक्सपेंडिचर में, वो है डिफेंस बजट में 20% इंक्रीज कैपिटल में। 20% कैपिटल इंक्रीज डिफेंस में, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके बावजूद डेफिसिट को कंट्रोल रखने में ये सिग्नल होगा कि बाकी जो एक्सपेंडिचर्स है कहीं ना कहीं तो घटा है, और हमें वो फाइन प्रिंट में देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। अभी उस पर भी आ रहा हूं लौटकर। महेश पोद्दार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। महेश, सुन पा रहे हैं मुझे? और अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइएगा, ये जो विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में कदम उठाया है, टीसीएस कम किया है, आप स्वागत करते हैं इसका? राजीव पोद्दार, माफ करिएगा, राजीव पोद्दार। जी, पहले तो मैं हाँ राजीव पोद्दार हूँ।
हाँ जी, मैं पास्ट प्रेसिडेंट आईएमसी हूँ और जी बिल्कुल स्वागत करते हैं हम, बिकॉज इससे क्या है कि अपने बच्चे और पढ़ेंगे और आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, तो जब वापस आएंगे पढ़ के तो हमारे देश को ही आगे बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली मैं फेवर में हूँ, बल्कि हम लोग तो चाहते थे कि प्रपोज भी किए थे कि इसको टीसीएस को 0 कर देना चाहिए, बट इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके, अब आपके हिसाब से इस एजुकेशन को, फॉरेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के अलावा और 2-3 मेन पॉइंट्स राजीव जी क्या हैं इस बजट के? जी, बजट में ऐसा है कि एक तो स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अपना अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण भी है कि स्किल्स सेट्स नहीं हमारे युवाओं को। तो उन्होंने हर क्षेत्र में, भले वो टूरिज्म हो या कल्चर में हो या अलग अलग मेडिकल में हो, सब में स्किल्स का आप एक दिया गया है। दूसरी, यूनिवर्सिटी क्लस्टर्स बनाने का दिया गया है प्रपोजल। उससे क्या होगा कि अभी काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया आ रही हैं, तो अपने देश में अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज आती हैं और सेटअप करती हैं कैंपस, तो अपने को हायर एंड बेस्ट एजुकेशन भी मिलेगा यहाँ पे एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये एक है। जरूर मुझे एक लगता है कि एजुकेशन के ऊपर ओवरऑल बजट कम है, क्योंकि एनईपी भी बोलती है कि 6% होना चाहिए एजुकेशन पे जीडीपी का, उस पर थोड़ा कम है, पर आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर उस पर ध्यान दिया जाएगा। काफी कंस्ट्रेंट्स थे, जियोपॉलिटिकल भी थे, और जैसे अभी सुन रहे थे 20% तो डिफेंस में बढ़ाया गया है, अपने कैपेक्स पे 1 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट को 4.3 करना विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अब देखिए बजट के इसमें टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव तो हुआ नहीं है कशिश और रुचि का, लेकिन फिर भी अगर हम उसको थोड़ा सा रिविजिट करें, जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम है उसमें 4 लाख तक की इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, करेक्ट जी। 4 लाख तक की इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं है। साल में अगर 4 लाख कमाते हैं कोई टैक्स नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही आपकी इनकम 4 से 8 लाख रुपए के बीच सालाना पहुंचती है, आपको 5% टैक्स देना है। जी। ठीक कह रहा हूं मैं बिल्कुल? जी। 8 से 12 लाख जब आप कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। जी। 12 से 16 लाख की आपकी सालाना इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। सर, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स देना होता है, और उसके बाद 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स देना होता है, और 30% टैक्स देना होता है 24 लाख से ऊपर की इनकम पर। जी। करेक्ट? लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में भी हैं। जी। इस बार क्या कुछ ऐसा किया गया है कि लोग नई टैक्स रिजीम में आए? देखिए, मुझे उम्मीद बड़ी थी कि शायद मैं एक नंबर देख रहा था, करीब 28-29% ऐसे रिटर्न फाइलर्स हैं जो अभी भी ओल्ड रिजीम में फाइल कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में जो हमने गवर्नमेंट का शायद पॉलिसी या इंटेंट देखा है, वो इंटेंट ऐसा है कि इनको हम न्यू की तरफ लेके जाएं। हाँ। बट इस बार अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं लगा। मैं वही सोच रहा था कि कुछ तो करेंगे। मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद कुछ थोड़ा बहुत एग्जम्पशन बढ़ा दें, कुछ तो देंगे, बट अभी अच्छा, कुछ नहीं मिला। ओल्ड में और न्यू में फर्क क्या है मोटे तौर पर? देखिए, ओल्ड में क्या है कि ओल्ड रिजीम हमारा ट्रेडिशनल एक रिजीम होता था जो काफी सालों तक चलता आ रहा था, जिसमें हमें एक इंटेंट था कि हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो हमें सोशल सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएं, जैसे कि LIC, मकान बनाने के लिए जो आप लोन लेते हैं उस लोन पे छूट मिलती थी, मेडिक्लेम के लिए छूट मिलती थी। तो इस तरह की काफी सारी छूट थी, ATC, ATD, ATE सेक्शन 24 में। बट जब ये नया रिजीम आया, नया रिजीम में क्या किया कि थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि आपको वो सब डिटेल्स नहीं देनी होगी, वो सब नहीं करना होगा, वो सब छूट वहां से हटा ली थी। अब नए रिजीम में टैक्स रेट थोड़े से कम है, बट कोई किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती, ज्यादातर छूट हटा दी है। और पुराने रिजीम में क्या है कि रेट थोड़े से ज्यादा है, बट बहुत सारी हमें छूट मिलती है, बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती हैं, डिडक्शंस मिलती हैं। तो ये मोटा मोटा एक फर्क था। और पिछले कुछ सालों में देखा गया कि गवर्नमेंट ने ओल्ड से न्यू की तरफ लेके गए हैं रिटर्न फाइलर्स को, कैसे न्यू को ज्यादा लिक्विडेटिव बनाते जा रहे हैं, उसके स्लैब्स बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें एग्जम्पशंस दे रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हमारा HRA था जो मेजर कंपोनेंट है, जो हर एक कोई क्लेम करता, हर एम्प्लॉय क्लेम करता था। सेक्शन 80 की डिडक्शंस थी, अलाउंसेस है सेक्शन 10 के, जो हर एक कोई क्लेम करता था। बट ट्रांसपेरेंसी के रहते सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को इम्प्लीमेंट किया विद इंटेंशन की न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। एक बेनिफिट ये तो था ही एडवांटेज कि हमारे ये डिडक्शन थे, ये बेनिफिट्स थे, बट इसके अलावा जो सबसे अच्छा बेनिफिट था जो ओल्ड में और न्यू में नहीं है, वो है फोर्स सेविंग का।
कि आप जैसे भी करते थे, चाहे डिडक्शन क्लेम करने के लिए करें, चाहे अलाउंसेस के लिए करें, आप फोर्स सेविंग करते थे। बट अगर आप देखें, मतलब मजबूरी में करना पड़ता था। एग्जैक्टली, न्यू टैक्स रिजीम में ये फोर्स सेविंग का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। खर्चे बढ़ाओ, खर्चो। अब मुझे लग रहा था इस बार, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि सरकार टैक्सेस पे कुछ भी करेगी, क्योंकि सरकार लास्ट टाइम बहुत अच्छे से टैक्स बेनिफिट दे चुकी है। बट मुझे इस बार था, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम को सरकार और एनफोर्स कर रही है, सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो शायद कुछ फोर्स सेविंग से रिलेटेड न्यू टैक्स। इस बार फोर्स सेविंग नहीं, इस बार फोर्स एक्सपेंडिचर करवा रही है सरकार, लगता है। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा है, इकोनॉमिस्ट है। सुन पा रही हैं दीप्ति आप? जी मैं सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मैंने सही कहा ना, ये जो विदेश में छुट्टियां मनाने पर टैक्स कम कर दिया, विदेश में बच्चों को पढ़ाने पर टैक्स कम कर दिया, सरकार एनकरेज कर रही है ना कि आप खर्चें पैसा। बिल्कुल मानक जी, देखिए हमारी हमेशा से कंजम्पशन लेड इकोनॉमी रही है और उसी को ही बढ़ावा वैसे भी दिया गया है। पहले केवल डोमेस्टिक सेक्टर में था, अब क्योंकि आप देखें कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, एफटीएस की तरफ जा रहे हैं, तो ये अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस कंजम्पशन इकोनॉमी को बढ़ाने की बात और बढ़ावा इस बजट में दिया गया है। उससे ज्यादा मानक जो मैं देखती हूं, ये बजट एक ऐसा बजट है क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक ऐसी थी जिसने फ्रॉग लीप किया था, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर हम सर्विस सेक्टर और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी हो गए थे। अच्छा दीप्ति, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई, क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश यादव, अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए, आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए, मैं एक कंपनी का एड देख रहा था, वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो कहाँ बनाएंगे? पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। अखिलेश सर, एक टैरिफ का मुद्दा यादव थे। दीप्ति, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दीप्ति, आप क्या कह रही थी? मानक, इससे पहले मैं अखिलेश भाई पर ये टिप्पणी करना चाहूंगी, सॉरी टू से, बट बजट का उन्होंने क्या ही इंटरप्रिटेशन दे दिया है। ये आलू के दाम, ये इसका, ये उम्मीद थी उनको बजट से, ये क्या मतलब? ये केवल जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने वाली एक बात हो रही है कि क्योंकि ट्रेड मार्केट कम हो गई, उसमें सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन टैक्स है, बेसिकली एसटीटी के बढ़ने की वजह से वो डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट को उसने हर्ट किया है। क्योंकि मार्केट्स में दोनों बात हो रही थी कि अगर एसटीटी बढ़ाना है तो कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, एलटीसीजी जिसको कहते हैं, वो कम करने की बात होगी, तो वो कम नहीं किया गया। मतलब ये क्या जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की बात हो रही है? आलू का दाम नहीं बढ़ाया गया, मतलब फॉर हेवन सेक मानक, ये एक हमारे चुने हुए एमपी हैं, ये बजट की बात हो रही है, ये कोई मतलब दीप्ति, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स में यही होता है।
जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बजट आता था तब बीजेपी के नेता भी इसी तरह के बयान देते थे, या फिर ये जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं ऐसे ही बयान देते थे? राजनीति में ऐसे ही होता है। ये बजट है, ये पॉलिटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स नहीं करी है अखिलेश जी ने। सो कमिंग बैक टू इकोनॉमिक्स, बिल्कुल एक ही जरूरत थी जो मैं बात कर रही थी कि लीप फ्रॉगिंग कर गई है हमारी इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली टू द सर्विस लेड सेक्टर। तो बीच में जो ये मैन्युफैक्चरिंग गैप था, क्योंकि देखिए सस्टेनेबल हमें अगर रहना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल कहूंगी ये पारदर्शिता वाला बजट है। और जहां तक की लय सेट करने वाली बात थी, उन्होंने पहले ही इसको कर्तव्य बजट बोल के, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको जब कर्तव्य बजट बोला तो पहले ही एक सेंटिमेंट सेट कर चुकी थी कि इससे हम बहुत ज्यादा टैक्स रिलीफ की उम्मीद और पॉपुलिस्ट होने की उम्मीद ना करें। देखिए मानक, हमेशा पॉलिटिक्स की आपने बात करी, किसी भी पॉलिटिशियन के पास सत्ता में रहते हुए, चाहे वो छोटे कस्बे से लेकर एक बड़े पूरे देश के नेतृत्व की बात हो, हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है, पॉपुलिस्ट बनना या रियलिस्टिक बनना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो मैं इस सरकार की बहुत सराहना करूंगी कि उन्होंने पॉपुलिस्ट ना बनते हुए ये सोचा कि अगले 21 साल जब हम विकसित भारत 2047 का जो सपना देख रहे हैं उसके प्रति हमें अग्रसर कैसे होना है। क्योंकि आप देखिए जो कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन मिली है, चाहे वो ईवी सेक्टर हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, दिस इज ऑल द लॉन्ग टर्म विजन। एमएसएमई को बढ़ाना, एजुकेशन के पूरे टाउनशिप्स की बात करना, स्किल जहां पर जो एरियाज में हम लैकिंग है, गवर्नमेंट ने शाय अवे नहीं किया है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल उनको एक्नॉलेज किया है और उनको आगे कैसे बढ़ोतरी करनी है उसके ऊपर बात की है। मानक, मैं बिल्कुल बोलूंगी कि ये रियलिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक और विकसित भारत की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। ठीक है, अभी 10-15 मिनट पहले गोल्ड और सिल्वर के जो लेटेस्ट रेट्स आए हैं उस पर नजर रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है सोने और चांदी की चर्चा पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में खासतौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास में पता नहीं वो कितना गोल्ड सेव करते हैं नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अब आज अभी 10 ग्राम का गोल्ड का 22 कैरेट का जो रेट है दिल्ली का, वो आया है 1,66,312 और 100 ग्राम का आया है 16,63,000। ये गोल्ड के दामों में, दीप्ति आपका एक कमेंट, गोल्ड और सिल्वर के रेट्स में इतना फ्लक्चुएशन जो आ रहा है, अभी लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए मानक, ये जो गोल्ड और सिल्वर है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस आज की डेट में डोमेस्टिक कंजम्पशन से नहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं। ये हमेशा से भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन से पहले रहता था, डोमेस्टिक कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा इसमें हाथ रहता था। लेकिन आज की डेट में ये बेसिकली अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। चाइना अमेरिका को रिजर्व करेंसी की तरह डी डॉलराइजेशन, जिसको हम बहुत कॉमन सेंस में बोलते हैं, कॉमन टर्म्स में, वो कराने की चाइना की एक बहुत बड़ी एक मुहिम छिड़ी हुई है, जिसके चलते रिजर्व बैंक जो है, सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया भर हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी रिजर्व बैंक हैं, वो डॉलर को ऑफलोड कर रहे हैं और वो गोल्ड को खरीद रहे हैं। तो इस सब जो आपने आज की बात की, देखिए हमारे लिए ये बड़ा एक एबरेशन मैं बोलूंगी। संडे को हमारी मार्केट्स खुली हैं और ट्रेडिंग हो रही है। पूरे वर्ल्ड के लिए आज ये मार्केट्स बंद हैं। तो जब मार्केट इससे पहले चल रही थी तो अमेरिका में कल बहुत ज्यादा गोल्ड का सेल ऑफ हुआ है, कॉमेक्स में सेल ऑफ हुआ है, जिसके चलते उम्मीद थी कि तुरंत ये गोल्ड के रेट्स घटेंगे। तो जो लोअर सर्किट लगा है, जब आज मार्केट संडे को खुली है, जो एक एबनॉर्मल चीज है हमारे भारत के लिए, तो तुरंत जिनको पता है कि आगे ये 2 लाख तक भी जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड फिनोमिनन, सबको पता है सेंट्रल बैंक स्टॉकअप करेंगे। अगर वहां पे डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा तो आपका इंपॉर्टेंस गोल्ड और सिल्वर का ही जाएगा। तो आज क्योंकि ये प्राइसेस अचानक कम हुए हैं इतने बढ़ने के बाद और आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है, तो आज बड़ा एक्सपेक्टेड था कि ट्रेडर्स इसको खरीदेंगे, ईटीएफ कह लीजिए चाहे सॉलिड गोल्ड कह लीजिए, जिसके चलते ये मार्केट की गिरावट, मतलब लोअर कैप लगना, लोअर सर्किट लगने की उम्मीद थी। ओके, एसोचैम ले चलता हूं अब आपको। कुंवर शेखर मेरे साथ जुड़े हैं। कुंवर शेखर, मैं अभी पूरा नाम मैं नहीं जान पा रहा हूं, कंट्रोल रूम जरा मुझे बताएगा। कुंवर शेखर विजेंद्र जी, विजेंद्र, हाँ, कुंवर शेखर विजेंद्र, माफ करिएगा, कुंवर शेखर विजेंद्र। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, मैं ये आपका रिएक्शन चाह रहा हूं बजट पे, और ये मार्केट ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है एकदम से, आपका क्या टेक है इस पर? जी, मेरा टेक एजुकेशन पे है। मैं एसोचैम की एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन काउंसिल को चेयर करता हूं और शोभित यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं। तो यदि मैं देखता हूं ओवरऑल बजट को, तो बजट को एजुकेशन और स्किलिंग के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो एक अच्छा बजट है।
बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस की बात की गई और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी की बात कही, जो मुझे लगता है ये नेशनल कमिटमेंट भी है जिसपे हम सब लोग बात कर रहे हैं। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं देख पाया वो ये है कि ये बजट मुझे ग्लोबल बजट नजर आता है। लोग इसे पॉलिटिकल बजट भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ग्लोबल बजट नजर आता है। यूरोपियन यूनियन के साथ जब हम पैक्ट करते हैं तो यदि आप इसमें देखें तो इसमें एजुकेशन में क्या बातें की गई, इसमें बायोफार्मा की बात की गई, नेचुरोपैथी की बात की गई, योगा की बात की गई, आयुर्वेदा की बात की गई, पैरा मेडिकल की बात की गई, उन सुविधाओं को बढ़ाने की बात की गई है। ये सारा कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है और जब वो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो देश का युवा जो डेमोग्राफिकली रिच है वो बाहर जाएगा और उसे जो है पूरे देश को भी फायदा होगा और हमारे युवा को फायदा होगा। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ सरकार को। दूसरा, 5 यूनिवर्सिटी टाउन की एक कॉन्सेप्ट पे बात की गई, उसके लिए बजट लाने की बात की गई डिफरेंट राज्यों में। तो ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि एजुकेशन और स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सब राज्यों में आने वाले समय में बनते हैं तो बहुत सारी जगहों पर उससे ये सुविधा मिलेगी कि बहुत से संस्थान जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं शायद वो ना हो। सिर्फ एक चीज जो इसमें मुझे मिसिंग नजर आई, वो भी मैं साथ में मानिक बताना चाहूंगा, वो मुझे ये लगा कि जब हम यूनिवर्सिटी टाउन्स की बात करते हैं, बहुत सारे टाउन ऐसे हैं जिन्हें यूनिवर्सिटीज ने यूनिवर्सिटी टाउन में बदल दिया। और क्योंकि मैं निजी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं तो निजी क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। पॉलिसीज का आना अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर पाएंगे ये हमें देखना होगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया बहुत सारी बड़ी स्कीम्स में एजुकेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जो बजट के एलोकेशंस हैं, बजट में जो बातें की गई हैं, वो खाली बड़े शहरों में या एलीट इंस्टीट्यूशंस या नए इंस्टीट्यूशन पे नहीं होगी। देश में जो 1200 विश्वविद्यालय हैं या 43,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उन्हें भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मेरिट, एक्रीडेशंस और वेयर दे आर इस बजट से कुछ न ठीक है। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा दिलीप चेरियन थोड़ी देर पहले बता रहे थे, इस बार डिफेंस बजट 20% बढ़ाया गया है। आपको पता होगा पिछली बार का हमारा डिफेंस बजट जीडीपी का अच्छा खासा हिस्सा था। 6,81,000 करोड़ रुपए का हमारा पिछली बार डिफेंस बजट था, जिसे बढ़ाकर इस बार 7,85,000 करोड़ कर दिया गया है। वजह आप जानते ही होंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई मान रहा था या पाकिस्तान चाइना एक हो गए थे, टर्की भी एक हो गया था, पाकिस्तान चाइना से मिल गया था। ऐसे में बजट तो बढ़ना ही था। इस पर विस्तार से और बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। को प्रेजेंटेड बाय आप कब लगवा रहे हैं यूटीएल सोलर? अभी विजिट करें www.utl.solar पर। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। एस बिजनेस सूट्स कमिंग सून एट यमुना एक्सप्रेसवे। LIC हर पल आपके साथ। स्पेशल पार्टनर स्मार्ट बाजार। राकेश मसाला, स्वाद जो रह जाए याद। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
विमल, बोलो जुबान केसरी। काल चक्र पंडित सुरेश पांडे के साथ रोज सुबह 8:50 पर। राष्ट्र की बात मानक गुप्ता के साथ रोज शाम 5 बजे। माहौल क्या है राजीव रंजन के साथ रोज शाम 6:10 पर। सबसे बड़ा सवाल गरिमा सिंह के साथ रोज शाम 6:56 पर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव आशा झा के साथ रोज रात 8 बजे। बीबीसी दुनिया रोज रात 10 बजे। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24। विक्टोरियस चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिल चाहता है। Victorious got it all. प्रेशर, पैशन और प्राइड एक ही खिताब के लिए टकरा रहे हैं। जज्बात चरम पर है। फाइनल नजदीक है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टाटा WPL एलिमिनेटर 3 फरवरी, फाइनल 5 फरवरी शाम 6:30 बजे। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ भाई साहब, इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा पर फोकस। 3 नए एम्स, 7 रेल कॉरिडोर देने का वादा। बजट खत्म होते ही शेयर बाजार में हाहाकार। 2300 अंक गिरने के बाद सेंसेक्स हुआ स्थिर। सोना चांदी खरीदने बेचने पर बीएसई ने लगाया 20% का सर्किट। संत गुरु रविदास जी की जयंती पर पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आज डेरा सचखंड बल्ला में नवाएंगे शीश। साथ ही हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। प्रेजेंटेड बाय कैच हल्दी, अब जबरदस्त ऑफर के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर जी गोल्ड कैप्सूल, रोजाना संपूर्ण पोषण व सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी। आप कब लगवा रहे हैं UTL सोलर? अभी विजिट करें www.utl.solar पर। एस बिजनेस सूट्स कमिंग सून एट यमुना एक्सप्रेसवे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्त हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया पहला नशा। नई ग्लैमर एक्स
भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक 125cc क्रूज कंट्रोल के साथ फ्यूचर लव्स ग्लैमर एक्स। तेरे चक्कर में आ गई, वरना मेरी मार्ट छोड़ना पुरानी मार्ट। ये देख मेरा स्मार्ट। बड़े पैक तो कम में मिल जाते हैं, पर खुले में भी खुल के सेविंग्स। और आटा दाल, उड़द तुअर गेहूं जवार सब सस्ते से भी सस्ता है यार। चीनी 9 रुपए, मतलब फुल पैसा वसूल। चाय पिएगी? फुल पैसा वसूल, तभी स्मार्ट बाजार है सबसे कूल। वेरी स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। घर है वही जहाँ सब संग हो, रिश्तों को रंग दो, दुनिया को रंग दो। बिरला ओपस पेंट्स। न्यूज 24 पर फिर से आपका स्वागत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है साल 2026 और 27 का, और इनकम टैक्स के स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत से बदलाव जरूर किए गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कोई बड़ी घोषणा इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि सरकार का विजन यह है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, बस स्थिरता से, स्टेबिलिटी से, उसी रफ्तार से, उसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। मार्केट ठीक से रिएक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, शेयर बाजार, एनएसई और निफ्टी दोनों में गिरावट देखी गई, लेकिन उसके बाद माना यह जा रहा है कि शाम तक शायद इस मार्केट में थोड़ा सुधार हो जाए। जैसे जैसे फाइन प्रिंट सामने आ रहा है, लग ये रहा है कि सरकार ने कंसोलिडेशन के रास्ते पर आगे बढ़ने का मन बनाया है और उसी विजन पर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही है। राजीव गुप्ता आप मेरे साथ जुड़े हैं, एसोचैम से हैं, को चेयर हैं इंश्योरेंस काउंसिल के। सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। राजीव, आपके हिसाब से सबसे बड़ी 3 बातें इस बजट से क्या निकल कर आई हैं? राजीव। मेरे हिसाब से रिफॉर्म्स के लिए सबसे बढ़िया बजट है। प्रूडेंस एंड फिस्कल डेफिसिट 4.3%, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.3 लाख करोड़ करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर काफी इनकम टैक्स स्लैब्स पे राहत मिली थी, इंश्योरेंस सेक्टर को भी काफी राहत मिली थी। तो इस साल ये रिफॉर्म्स पे फोकस करने से इस देश में अगर विकसित भारत की तरफ से हम मुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिलना चाहिए। और इन रिफॉर्म्स के जरिए मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मिलेगा आगे जाकर। आपको कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो इस बजट में पूरी नहीं हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग तो खैर ठीक है, वो कर लेंगे क्योंकि 12 लाख की इनकम तो पहले ही टैक्स फ्री है। आपको भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई? हाँ, एक्सपेक्टेशंस मैं कहूंगा है, ये नहीं कहूंगा पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि देखिए, इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर को खुले हुए कम से कम 20-25 साल हो गए हैं प्राइवेट सेक्टर का आते हुए। फिर भी पेनिट्रेशन लेवल आज भी एक सिंगल डिजिट नंबर पे है। लास्ट ईयर इन जीएसटी को निल कर वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी राहत दी थी और इस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। पर कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन लेवल इसलिए कम है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। 140 करोड़ लोगों के पास पहुंचना, उनको समझाना कि आपकी फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, आपकी फैमिली में टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, आपके बुढ़ापे में पेंशन क्यों जरूरी है, ये एक बहुत बड़ी नीड है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं उनको तो गवर्नमेंट स्कीम्स संभाल लेती है, पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो आपने बताया 60-70 करोड़ लोग, उनको उनके यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस बनाना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर इस ओर ध्यान देना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ पाएं कि मेरी फैमिली में अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। मेरे बुढ़ापे में जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इस देश में खत्म हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज लिमिटेड टू पॉवर्टी लाइन, कौन मुझे संभालेगा जब मेरी एवरेज एज बढ़ रही है? एक समय था जब 75 साल की एवरेज एज थी, आज 85 है, कल 90 हो जाएगी। तो लोग जब प्लान करते हैं रिटायरमेंट के लिए तो 10-15 साल के लिए प्लान करते हैं।
तो अगर आपके पास कोई इनकम ही नहीं रहेगी और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर आएगा 2047 में। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना जरूरी है और मुझे लगता है इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ये मैं कहूंगा। हमारे सेक्टर को रिफॉर्म्स ऑलरेडी मिल चुके हैं लास्ट ईयर। अभी इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट भी हो गया था बजट से पहले, उससे 100% एफडीआई से काफी और इंश्योरेंस कंपनीज इस देश में आएंगी। एमजीए का अनाउंसमेंट भी हुआ है। जैसे बैंक्स और एनबीएफसी का रिश्ता है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी और एमजीए का रिश्ता होगा, क्योंकि इस देश में 55 इंश्योरेंस कंपनीज पूरा बिजनेस नहीं संभाल पाएंगी। यूएई जैसे देश में 100 इंश्योरेंस कंपनी हैं, तो मुझे लगता है भारत में कम से कम 200-250 इंश्योरेंस कंपनीज या एमजीएस को होना चाहिए अगर हम पूरे इंश्योरेंस फॉर ऑल का ड्रीम रखते हैं तो। ठीक है, ओके। अब राजीव जी, ये बजट से पहले ना बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जो आयुष्मान योजना है उसमें जो बुजुर्गों को जो कवर दिया जाता है वो 70 के ऊपर के लोगों को दिया जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो 60 से ऊपर कर दिया जाएगा, क्योंकि 60 और 70 के बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई इंश्योरेंस कवर नहीं, फैमिलीज भी छोड़ देती हैं। बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है बुजुर्गों के लिए। ये आपको लगता है एक गैप है जिसे फिल करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सही। देखिए सर, एक लिमिटेशन होती है गवर्नमेंट में। हम तो सब चाहेंगे कि 60 साल के ऊपर गवर्नमेंट पूरा कवर करने लग जाए, पर कहीं ना कहीं ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है। देखिए, 70 साल के ऊपर लास्ट ईयर कवर करने से ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। 60 से 70 साल के लोगों को भी कवरेज मिलनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं साथ साथ में हमें एक लिमिटेड पीरियड के लिए देते हुए ये भी प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप इंश्योरेंस खरीदिए। आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो कल जाके आपको तकलीफ होगी। आज समझ लीजिए सीनियर सिटीजन सिर्फ 15 करोड़ लोग हैं, कल 60 करोड़ लोग हो जाएंगे। गवर्नमेंट इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कहां से ले पाएगी, इतना बड़ा सोशल इम्पैक्ट कहां से ले पाएगी? तो मुझे लगता है कि इसको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टिंग विल वर्क, बट नॉट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ओके। दिलीप, अभी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। एक चीज और बताइएगा शैलेश, आज जो मोटर एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी एक टैक्स में रिलीफ दिया गया है, आप उसका स्वागत करते हैं और कैसे ये फायदेमंद होगा? राजीव जी, माफ करिए। देखिए सर, मोटर इंश्योरेंस का रिलीफ बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जिसका एक्सीडेंट होता है, जहां मोटर इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल से आपको पैसे मिलते हैं, उसके ऊपर टैक्स की राहत एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि ये राहत इसलिए दी जाती है कि आपका मेडिकल खर्चा, आपका उस पीरियड के दौरान खर्चा जब आप इमोबाइल रहते हैं, तो उस खर्चे में टैक्स काटना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा नुकसान था लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेप है और इसकी मैं तारीफ करता हूं। ओके, ऑल राइट। दिलीप चेरियन। दिलीप, एक और उम्मीद हम ये कर रहे थे, इस बार जो किसान सम्मान निधि है प्रधानमंत्री की, उसे 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा। बहुत चर्चा चल रही थी इसकी, बहुत टाइम से बढ़ानी है। 19 में अनाउंस हुआ था, अब 2026 आ गया, 7 साल हो गए। आपको लगता है दिस इज हाई टाइम? क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले ही अपनी तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से पैसा जोड़ दिया है। आपने शायद म्यूट किया है दिलीप, आई कांट हियर यू। थैंक यू जी, बोलिए। जब हमने देखा कि शिवराज चौहान फ्रंट रो पे आके बैठे तो उम्मीद और भी बढ़ गया था। पर ये ना होने के कारण ये है कि जैसे राजीव जी ने कहा है कि गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये था कि फिस्कल कंसोलिडेशन का पब्लिक डिस्प्ले करना, और उसके लिए जहां जहां आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना है वहां एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाने का कोशिश निर्मला जी ने किया है। निर्मला जी का यह एडवांटेज है कि उन्होंने इतने बजट प्रेजेंट किए हैं कि उनको जहां क्रेडिट लेना है वो आप क्रेडिट ले सकते हैं, जहां टाइटन करना वो टाइट कर सकते हैं, जहां थोड़ा सा रिलीफ दिखाना है उसके बारे में वो 3 सेंटेंस कह भी देती है। तो मेरे ख्याल में ये बजट जो है, जैसे कई लोग इस वक्त कह रहे हैं, मार्केट का सिग्नल छोड़ लीजिए, पर जो कॉमन पर्सन है, जो इंडिया का नॉर्मल एवरेज सिटीजन है, उनको कितना फायदा मिला। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में देखें, इससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे कितना एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इंसेंटिव मिलेगा, वो देखने की चीज है। देखिए, हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि जिस दिन मार्केट्स ट्रेडिशनली ग्लोबली बंद होते हैं, उस दिन हमने 1 फरवरी बोल के बजट प्रेजेंट करने का कोशिश की। संडे वो ठीक है,
पर वो मेरे ख्याल में एक वर्ल्ड ओवर एक ट्रेडिशन है कि ऐसे जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स है वो संडे को नहीं होता, पर हमें इसको करना ही था और फिर मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, कई मार्केट्स बंद किए गए, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, फुल इम्पैक्ट कल ही पता चलेगा या परसों तक। ठीक है, लेकिन दिलीप आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा। सिंस यूर एन इमेज गुरु, आप इकोनॉमी समझते हैं, पॉलिटिक्स समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स समझते हैं, बताइए जरा इंडिया की इमेज आज दुनिया में कैसी है? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो इरेशनल टैरिफ्स लगाए 50%, उसके बाद 25%, हम नहीं झुके और आज हम जिस तरह की इकोनॉमी की तस्वीर इकोनॉमिक सर्वे में दिखा रहे हैं, आज जो बजट हम पेश कर रहे हैं, आपको लगता है दुनिया भर में मैसेज जा चुका है? हमारी इकोनॉमी भी 7% प्लस से ग्रो कर रही है, टैरिफ्स के बावजूद हमने ये दिखा दिया है कि इंडिया जो है आज पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ट्रंप कुछ भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील ना होने के वजह से हमें जो नुकसान होना था उसको हम काफी एटलीस्ट काफी दूर तक हमने सेव कर चुका है। हाँ। यूरोप के साथ ट्रेड डील किया है, हमने झुका नहीं, ये सब तो ठीक है, पर आज जैसे दिन जब बजट पेश हो रहा है उसी दिन ट्रंप ने ये चूज किया टाइमिंग की अनाउंस करने का कि इंडिया वेनेजुएला से ऑयल ज्यादा खरीदेंगे। हाँ। तो क्या होता है, ये मार्केट्स के लिए और जो ग्लोबल ऑब्जर्वर्स है जियोपॉलिटिक्स के लिए, उन जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। इंडिया का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो पॉजिटिव है और वर्ल्ड के लिए वो एक इंजन ऑफ ग्रोथ है, पर अब जो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि ये है कि वर्ल्ड के लिए एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एक सर्विसेज डेस्टिनेशन, एक हेल्थ केयर डेस्टिनेशन, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये होगा कि नहीं इंडिया, और उसके लिए जो प्रयास करना है वो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट 10 साल से एटलीस्ट 10 से ज्यादा 14 साल ऑलमोस्ट चला रहे, तो उनको अभी तक जो रिजल्ट्स मिले हैं ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने का काफी दूर तक हो चुका है। हाँ। पर और बहुत दूर दिलीप, लेकिन ये जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, इंडिया भी लड़ रहा है, यूएस भी लड़ रहा है, ये कौन जीत रहा है आपके हिसाब? डेड इकोनॉमी, ट्रंप क्या बोल रहे थे, इंडिया की डेड इकोनॉमी? देखिए, इंडिया और ट्रंप को कंपेयर करना अनफेयर है। हाँ। ट्रंप इस वक्त वर्ल्ड में एक लाफिंग स्टॉक जैसा है। हाँ। सिर्फ अमेरिका के पावर की वजह से उनको लोग सुनते हैं और उनका जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल है उसके वजह से वो मेरे ख्याल में उनका जो एफर्ट्स है वो हाईली विजिबल है। पर मोदी सरकार और मोदी के जो एक्सटर्नल रिलेशंस का एफर्ट है वो बहुत मेजर्ड है और इसी तरह से हमें चलना चाहिए। ओके। अब कशिश, एक चीज और, इस बार बहुत चर्चाएं चल रही थी कि शायद पति और पत्नी को जॉइंट रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्या वो एक डिसअपॉइंटमेंट है क्या? और अगर वो हो जाता तो बहुत फायदा होता क्या कपल्स के लिए? नहीं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक सुझाव था। एक सुझाव जैसे सरकार मांगती है कि क्या आप देखते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो उस तरीके का एक सुझाव था और सुझाव दिया गया था कि एक हम ज्वाइंट स्कीम ला सकते हैं। बहुत बड़ा इफेक्ट डालता नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि जब तक जो स्कीम अनाउंस नहीं हुई तो उसके बारे में कैसे कहें कि ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। आप तो हैंडल करते होंगे ना इस तरह के रिटर्न्स, पति के अलग, पत्नी के अलग, सब लोग अलग अलग फाइल करते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स है जो नहीं ले पाते। सुझाव ये थे कि अगर ज्वाइंट फाइल करेंगे बहुत सारे वो बेनिफिट्स ले पाएंगे और पैसा बचेगा घर में। देखिए, पर्सनली मैं उस फेवर में नहीं था, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन शायद यहाँ मैटर नहीं करता कि एक इंस्टीट्यूट की तरफ से सुझाव दिया गया था कि ये इस तरीके की फाइलिंग्स की जा सकती हैं और उस तरीके की फाइलिंग्स करने पे कुछ बेनिफिट्स अवेल किए जा सकते हैं। हो सकता है आने वाले सालों में वो देखा जाए। इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पिछले कुछ सालों से बात चल रही है कि बैंकिंग के बेसिस पे आईटीआर फाइल हुआ करेंगी, वो भी आज तक नहीं आया। वो भी आ जाता तो शायद बड़ा बदलाव होता, पर जो नहीं हुआ उसकी तरफ ना देख के उसकी तरफ देखते हैं जो हुआ। अच्छा रुचिका, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, अमेरिका फायदेमंद होगा, होता है अमेरिका में ज्वाइंट टैक्सेशन होता है, तो उसके अंदर एवरेज हो जाती है इनकम। अगर हमारे यहाँ स्लैब रेट है, हस्बैंड की अगर इनकम बहुत ज्यादा है या वाइफ की इनकम बहुत ज्यादा है और दूसरे वाले स्पाउस की कम है,
तो अलग अलग भरेंगे तो ऑब्वियसली स्लैब रेट है, तो जिसकी ज्यादा उसको टैक्स ज्यादा पड़ेगा, और जिसकी कम है तो ऑब्वियसली लोअर स्लैब में आएगा तो टैक्स कम पे करेगा। बट अगर हम ज्वाइंट भरते हैं तो एक एवरेज बेसिस पे आ जाता है, फायदा होता है, अनडाउटेडली एक टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट एक तो ये चीज हो गई जो आपने मुझे बोली, बट इसी तरह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सिंगल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, माने आप सिंगल है तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इसका उल्टा भी है, तो हम दोनों ही देख सकते हैं इसके अंदर। ओके, अब मेरे साथ एसोचैम से अमित मित्तल जुड़ गए, एविएशन एक्सपर्ट हैं। अमित, आज आपने जो अनाउंसमेंट सुने होंगे बजट में, मुझे लगता है सबसे अच्छा अनाउंसमेंट तो आपको यही लगा होगा कि फॉरेन टूर्स पर जो खर्चा है वो कम कर दिया गया है, राहत दी गई है इंडिया के ट्रैवलर्स को जो विदेश घूमने जाना चाहते हैं। आई एम श्योर आप तो उसी को वेलकम करेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। यस, टीसीएस जो है फॉरेन ट्रैवल पे 5% से 2% कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली इससे एविएशन सेक्टर को हेल्प मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल बाय एयर दीज डेज। और देखते हैं आगे और टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा मिलता है। हाँ, ठीक है। बजट के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं, डोमेस्टिक जो एयर ट्रैवल है उसको भी बूस्ट मिलेगा क्या? बजट में डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए स्पेसिफिकली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब एक पर्कुलेटिंग इफेक्ट होता है, जब फॉरेन ओवरसीज ट्रैवल बढ़ता है तो कनेक्शंस में जो पैसेंजर्स आते हैं इंडिया में उनका एयर ट्रैवल पे इम्पैक्ट होता है, तो उस तरीके से इसे देखा जा सकता है। अच्छा, अब जब आप बैठे ही हैं तो लगे हाथों में पूछ लूं आपसे, वो इंडिगो वाला क्राइसिस इंडिया में दोबारा तो नहीं होगा ना? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, इंडिगो ने बोला है कि हम लोग ठीक करेंगे और उनको 10 फरवरी तक का टाइम मिला है, तो होपफुली डीजीसीए और इंडिगो आपस में बातचीत करके इसे सॉर्ट आउट करेंगे और इंडिगो का क्राइसिस आगे हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये एक दो चीजें और बताइए जरा, क्योंकि हम लोग भी बहुत एयर ट्रैवल करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि यार, नंबर एक, ये फ्लाइट के रेट जो हैं ये इतने क्यों बढ़ जाते हैं? 20,000, 30,000, 50,000, जो 5-7 हजार रुपए की फ्लाइट होती है। आप लगे हाथों आज बता दीजिए अमित, ये भी जरा, इतना क्यों बढ़ा देते हैं ये लोग रेट? कोई कंट्रोल क्यों नहीं होता इन फ्लाइट के दामों पर? सर नहीं, कंट्रोल देखिए, कमर्शियल एविएशन इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, और ये रेगुलेशन तो गवर्नमेंट का एज सच रूल्स पे है नहीं कि आप एयर ट्रैवल पे टिकट का प्राइसिंग, गवर्नमेंट का रेगुलेशन सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस पे है, ऑपरेशनल कंप्लायंसेस पे। हालांकि जब बहुत स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, जैसे कोविड के बाद था, तब गवर्नमेंट ने एक स्लैब दी थी कि इस प्राइस रेंज में आपके टिकट्स होने चाहिए। ये मार्केट ड्रिवन है सब कुछ, तो जैसे जैसे इंडिया में एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे और फ्लीट एडिशन होगा, डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ेगा, नई एयरलाइंस आएंगी, उससे भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ेगा। तो इट इज ऑल ए मैटर ऑफ डिमांड। नहीं, आप सही कह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ेगा तो रेट कम रहेंगे। नॉर्मल डेज पे तो होता है, बहुत सस्ती फ्लाइट्स मिल जाती हैं। मैं तो उन दिनों की बात कर रहा हूं जब रेट बढ़ते हैं, फ्लाइट्स कम हो जाती हैं, तो कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कह रहे हैं हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत खर्चे होते हैं एयरलाइंस के। अरे भाई, सारी की सारी जो एयरलाइन कंपनियां हैं करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं, ऐसा नहीं है कोई घाटे में चल रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक फ्लाइट चली जाती है, 5-10 हजार रुपए की फ्लाइट। हाँ, ये मतलब एज ए पैसेंजर तो पिंच करता ही है उस टाइम पे कि फ्लाइट टिकट इतने महंगे हो जाते हैं। हाँ। इसका कंट्रोल का तो यही है तरीका कि जैसे जैसे मैंने कहा कि फ्लीट बढ़ेगा और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी एयरक्राफ्ट की, और नए नए एयरपोर्ट्स जैसे आ रहे हैं, नवी मुंबई आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, एक एडिशनल ऑप्शन भी मिलेंगे पैसेंजर्स को ट्रैवल करने के लिए। जैसे नवी मुंबई के पास है और जेवर दिल्ली के पास है, तो ट्रैफिक थोड़ा सा स्प्लिट भी होगा और एडिशनल फ्लाइट्स आएंगी, तो जो पर्टिकुलर त्योहारों पे और स्पेशल ओकेजन पे जो फ्लाइट्स का फेयर बढ़ जाते हैं उस पे होपफुली ये कम होंगे। मतलब आपके हिसाब से गवर्नमेंट को कोई ऐसा मिनिमम बार सेट नहीं करना चाहिए? बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी,
एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहां से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम। को प्रेजेंटेड बाय आप कब लगवा रहे हैं यूटीएल सोलर? अभी विजिट करें www.utl.solar पर। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। एस बिजनेस सूट्स कमिंग सून एट यमुना एक्सप्रेसवे। LIC हर पल आपके साथ। स्पेशल पार्टनर स्मार्ट बाजार। राकेश मसाला, स्वाद जो रह जाए याद। हर रोज हो जाता हूँ लेट।